हेलो बच्चों, आप सभी को नमस्कार। मैं सत्यम सर आप सभी का लाइव एकेडमी 247 चैनल पे स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सबको पता है कि हमारा टारगेट ये है कि किसी भी ना किसी तरीके से हम आप सभी के लिए एजुकेशन का, स्टडी का एक बेहतरीन एटमॉस्फेयर मैं क्रिएट कर पाऊँ। और मेरा टारगेट सिर्फ और सिर्फ यही है कि देश का हर एक बच्चा, चाहे वो रिच फैमिली से बिलोंग करता हो या फिर वो पुअर फैमिली से बिलोंग करता हो, हर एक बच्चे के पास में एजुकेशन अवेलेबल होनी चाहिए। इन सभी तरीकों में जो यूजुअल मेरा वर्किंग है वो तो मैं करता ही जा रहा हूँ। मैंने इस चैनल को फर्स्टली जब सबके साथ में मिलके स्टार्ट किया था तो मेरा टारगेट सबसे पहले तो ये था कि मैं मैथ्स और रीजनिंग को आप सभी को अवेलेबल करा पाऊँ। धीरे धीरे टाइम मिलने पर मैंने मैथ्स रीजनिंग के साथ साथ में एक नया कॉन्सेप्ट ऐड किया। आप सभी को पता होगा, आप सब में से जितने सारे लोग मेरा चैनल देखते होंगे, मैंने किया ये कि आप सभी के लिए मैथ्स की वर्किंग तो थी ही, रीजनिंग के लिए मैं प्रिपरेशन कर रहा हूँ अपनी, ठीक है, कि नोट्स एंड बाकी सारी चीज़ों को किस तरीके से आप लोगों को अवेलेबल कराया जाए। हमारे चैनल में जब आप जाएंगे तो एक जैसे होम होता है, प्लेलिस्ट होता है, वीडियो होता है, वैसे ही एक टैब है, उसका नाम है कम्युनिटी। अगर आप सब इस कम्युनिटी टैब पे जाएंगे तो आप देखेंगे कि मैं रेगुलर बेसिस में इसमें जितना भी करंट अफेयर होता है डेली डेली बेसिस पे, मैं आज के टाइम पे इसको कंप्लीट करता हूँ। साथ साथ में करंट अफेयर कंप्लीट करने के साथ में मैं आप सभी से कुछ क्वेश्चंस भी पूछता हूँ, जिसमें कई सारे लोग जवाब देते हैं। जो लोग नहीं जवाब देते हैं वो प्लीज़ जवाब दीजिए और उसका सही आंसर आप लोग सर्च कीजिए और उसमें आंसर दीजिए, कमेंट कीजिए। अगर कुछ करेक्शन लगता है तो आप बताइए। अब क्वेश्चंस को भी मैंने दो टाइप से रखा है, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए, ताकि चीज़ें आपके दिमाग में सेट हो जाएं। आपसे कोई कहे कि आप एक काम कीजिएगा कि आप निरमा वॉशिंग पाउडर, या जाने दीजिए आपसे कोई ये कह दे कि आप माजा पीजिए, बड़ा अच्छा होता है, यह बहुत मज़ेदार होता है, आपके दिमाग में बात थोड़ी सी कम आएगी। वहीं पर आप कैटरीना कैफ को माजा पीते हुए देखते हैं तो आपके दिमाग में बातें ज़्यादा जल्दी सेट हो जाती हैं। क्यों? फिगर देख करके, इमेज देख करके आपके दिमाग में बातें जो हैं वो बड़ी जल्दी सेट हो जाती हैं, ठीक है। तो वैसे ही क्वेश्चंस में कुछ क्वेश्चंस जो नॉर्मली टेक्स्ट फॉर्मेट में होने चाहिए मैं उनको टेक्स्ट फॉर्मेट में पूछता हूँ, और बाकी जो टेक्स्ट फॉर्मेट में नहीं होने चाहिए मैं उन सारे क्वेश्चंस को इमेज क्वेश्चंस बना करके पूछता हूँ। आप सभी लोग जब मेरे इस कम्युनिटी टैब पे जाएंगे तो आप बाकी सारी चीज़ों को देखेंगे कि मैं किस तरीके से कर रहा हूँ। थोड़ा सा टाइम टेकन है, थोड़ा सा हार्ड वर्किंग है, बट आप सभी के लिए इतना तो चलेगा ही चलेगा। इसके बाद आज मैंने एक और नई चीज़ मैंने सोची है, क्योंकि होता क्या है कि ऐसे सारे बच्चे जो कि गांव में रहते हैं, लिविंग इन मैनी विलेजेस, इनके साथ में एक प्रॉब्लम ये होती है कि वहाँ पर बुक्स स्टॉल्स जो होती हैं, बुक स्टॉल्स के अलावा करंट बुक्स जो हैं वो अवेलेबल नहीं हो पाती हैं। जस्ट लाइक करंट बुक्स का मतलब ये है
कि जो भी अपडेटेड बुक्स होती हैं वो अवेलेबल नहीं हो पाती। तो इसीलिए मैंने ये देखा कि जब भी आप जीएस की पढ़ाई करते हैं, तो अगर हम बात करें एसएससी की, तो पहले तो प्री में सिर्फ और सिर्फ 25 क्वेश्चन आते थे। 2022 से सिलेबस बदल गया है। अब प्री के साथ साथ आपको पता होगा कि मेंस में भी जीएस आ रही है और मेंस में भी 25 क्वेश्चन आएंगे। अब प्रॉब्लम क्या है कि जो प्री में आती है उसमें हर एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है, तो इससे मिलते हैं आपको 50 नंबर, जो कि पूरा पेपर क्वालिफाइंग नेचर किया गया। और मेंस में जीएस के एक क्वेश्चन के मिलते हैं आपको 3 नंबर और आपके हो जाएंगे 75 मार्क्स। तो कहने का मतलब 75 एंड 50 टोटल 125 मार्क्स की जो लड़ाई है ये हो गई। एसएससी के अलावा जस्ट लाइक हम लोग बात करें कि यूपीपीसीएस या यूपीएससी का जो प्री एग्जामिनेशन होता है, यूपीपीसीएस में लगभग 15 से 20 क्वेश्चन आपके, जो भी 120 क्वेश्चन का पेपर जब आपके पास में होगा, तो 15 से 20 क्वेश्चन जो हैं आपके हिस्ट्री के पूछे जाते हैं। आपको पता है कि यूपीपीसीएस का जो फर्स्ट पेपर होता है वो पूरा का पूरा जीएस ही होता है, जिसमें 15 से 20 क्वेश्चन अगर आपके सिर्फ और सिर्फ हिस्ट्री से मिलते हैं, या पूरा का पूरा जो हमारा जीएस का पेपर है, कहने का मतलब ये है कि अगर हम एक काम ये करें कि ये जितना भी ये जीएस पूछा जाता है, इसको ज़रा थोड़ा सा इस सेशन को हम ऊपर कर दें, ठीक है, यहाँ आ जाते हैं हम। चाहे हम यहाँ पर बैठ करके यूपी पीसीएस की बात करें या एसएससी की बात करें या आरओ की बात करें, आरओ एआरओ जो एग्जामिनेशन होता है, या यूपी पेट की बात करें, जितने भी एग्जामिनेशन है उसमें जीएस आता है। और हमें एक खास बात क्या पता है कि अगर जो भी ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन पेपर है प्री वाला, उसमें अगर आप प्रीवियस ईयर पेपर के सारे क्वेश्चन लगा लें, प्रीवियस ईयर पेपर के ऑल क्वेश्चंस अगर आप सॉल्व कर लें, तो मुझे लगता है कि आपके जीएस का जो पेपर होता है ऑब्जेक्टिव वाला, ये यूपी पीसीएस प्री की मैं बात कर रहा हूँ, एसएससी प्री और मेंस की भी मैं बात कर रहा हूँ, कि आपके एग्जामिनेशन को कोई भी नहीं रोक सकता है। ये बात आप अपने दिमाग में बिठा लीजिए। तो जब प्रीवियस ईयर पेपर की बात आती है तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग प्रीवियस ईयर पेपर के लिए कई सारी बुक्स आती हैं, उसी में से एक अच्छी बुक होती है जिसको हम कहते हैं घटना चक्र। ये बुक घटना चक्र की है। तो हम लोग क्या करेंगे, हमारा टारगेट ही यही है कि हम घटना चक्र की बुक के, जो कि इसका लेटेस्ट एडिशन है, हम उसके ऑल द क्वेश्चंस, ठीक है, इसको डिस्कस करेंगे। यहां पर हमारा टारगेट ये है, क्या टारगेट है आपको मैं बता देता हूं। टारगेट हमारा ये है कि आपके हाथ में मोबाइल होता है, उस मोबाइल में यूट्यूब में जो हमारा चैनल है लाइव,
एकेडमी 247 में कंप्लीट जीएस डिस्कशन करना है। हमें क्या करना है इसमें? कंप्लीट जीएस डिस्कशन करना है। जो भी हमारा ये होगा लाइव एकेडमी 247 में, इसमें हम कंप्लीट जीएस का डिस्कशन करेंगे बिना किसी भी चीज़ को छोड़े हुए। ये हमारा टारगेट है। सो आज के बाद आपको जीएस में जाने के लिए कहीं ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए और पढ़ते हुए जितनी ज़्यादा से ज़्यादा बार हो पाए आप वीडियोस को देखिए, डाउनलोड कीजिए, अपने फ्रेंड्स को बताइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब हम चलते हैं आगे। आज का जो हमारा टैग है, ये हमने क्या किया है कि सबसे पहले जीएस में मैंने एक टॉपिक उठाया है भारतीय इतिहास का। ठीक है, हमारा टॉपिक है भारतीय इतिहास का और इसमें हमने 2022 जो हमारा लेटेस्ट एडिशन है, हमने उसको लिया है घटना चक्र का। हमारा टारगेट है कि कंप्लीट जीएस को अच्छी तरीके से एक सिंपल लैंग्वेज में डिस्कशन करते हुए आगे बढ़ना है और वहीं पर अगर कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स होते हैं तो हम उन्हें भी करेंगे, क्योंकि कहते हैं कि पढ़े होने से ज़्यादा सुनी हुई चीज़ें हमारे दिमाग में ज़्यादा समय तक बैठी रहती हैं और सुने होने से ज़्यादा देखी हुई चीज़ें हमारे दिमाग में ज़्यादा सेट हो जाती हैं। एग्जाम्पल, अगर आप अपने घर से चौराहे तक जाते हैं, अगर आप अपने घर से चौराहे तक जाते हैं तो आप जरा महसूस करके देखिए कि आप रास्ते में कई सारे गड्ढे पड़ते होंगे। कभी ऐसा हुआ है कि आप याद करते हुए जा रहे हो कि यार गड्ढा है, 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 ऐसे आप याद करते हुए जा रहे? नहीं ना। पूरे रास्ते में जाते हुए आपको कहीं पर किसी रोड के अच्छे या बुरे होने का कुछ याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। होता क्या है कि आज हम यहाँ से चौराहे तक गए, कल वहाँ से वापस आए, फिर अगले दिन यहाँ से गए तो हमारे दिमाग में क्लिक होता है, हाँ यार गड्ढा है तो सही वहाँ पर, कोई बात नहीं, वहाँ थोड़ा सा संभल के जाना है। थोड़ा सा आगे बढ़े, अचानक से फिर जब वापस आए तो फिर मन में आए कि नहीं, गड्ढा था तो सही वहाँ पर, अब की बार और केयर करते हुए जाना है। मतलब क्या है कि ये जो आपका माइंडसेट है ना, आपके दिमाग में चीज़ें बैठ गई हैं कि नहीं वहाँ पर है और हमें बिल्कुल केयरफुल होकर के जाना है वहाँ पर, तो लगभग 4 से 5 से 6 से 7 से 8 चक्कर लगाने के बाद आपके दिमाग में सारी की सारी चीज़ें सेट हो जाती हैं। कबीर सिंह मूवी देख के जब वापस आए तो आपको याद होगा कि शाहिद कपूर के तो एक एक जितने एक्टिंग थी सारी याद हो जाती हैं। क्यों? सिनेमा हॉल में सीन्स को बैठ के याद कर रहे थे कि एक फर्स्ट स्टेप में ये किया, फर्स्ट स्टेप में ये किया, सेकंड स्टेप में ये किया, ऐसा कुछ नहीं किया ना आपने। तो कैसे याद हो गया? याद ऐसे हो गया क्योंकि आपने बहुत ध्यान से उसको देखा। समझ गए? तो पढ़ाई भी इतनी ही मज़ेदार है, ज़रूरत है बिल्कुल ध्यान से इसे देखने की। ठीक है, जस्ट 1 सेकेंड, मैं चेक कर लूँ कि सारा रिकॉर्ड हो रहा है कि नहीं। यस, रिकॉर्डिंग इज ऑन। उसके बाद में जब इतना सारा हो गया तो अब हम आगे बढ़ते हैं। हमने ये बुक उठाई है, इसमें 1990 से लेकर के 2022 तक के सभी
क्वेश्चन पेपर के क्वेश्चन शामिल किए गए हैं, जिसमें यूपी पीसीएस और एसएससी के क्वेश्चंस खास तौर पे शामिल किए गए हैं। हमारा टारगेट है भारतीय इतिहास। ठीक है, चलिए देखते हैं। हमने एक साथ में दोनों बुक्स को कंबाइन किया हुआ है। ये हमारी जो जीएस है घटना चक्र की यूपी पीसीएस की, उसको भी मैंने किया हुआ है, और साथ में मैंने एसएससी की भी जीएस को कंबाइन किया हुआ है। हम देखेंगे कि क्वेश्चंस कैसे कैसे कहाँ कहाँ पूछे गए और उनका हमें डिस्कशन किस तरीके से करना है। आप सभी का एक यही टारगेट होना चाहिए कि जितने ज़्यादा से ज़्यादा आपके दोस्तों और बाकी लोगों के पास तक शेयर हो सकता है आप शेयर कीजिए, और बाकी आप अपनी तैयारी को बिल्कुल बेस्ट लेवल पे ले जाइए। ओके, चलते हैं अब हम क्वेश्चंस की तरफ। हमने कुछ एक आप सभी के सामने एक आइडिया रखा हुआ है कि एक्चुअली ये जो हमारी हिस्ट्री की बुक है, इसमें कितने सारे क्वेश्चन कहाँ से कहाँ तक पूछे गए किस एग्जामिनेशन में। तो मैं आपको बता दूं कि 11 पेपर में ये 2011 से 2021 11 ईयर्स में 100 क्वेश्चंस के हिसाब से 1100 क्वेश्चंस तो आईएएस की प्री परीक्षा में पूछे गए। 1993 से 2010 तक के बीच में 2700 क्वेश्चंस पूछे गए। मतलब इस बुक में दिए गए सारे क्वेश्चंस में से केवल 3800 क्वेश्चंस तो आपके आईएएस में पूछ लिए गए हैं अभी तक। ठीक है, यूपी पीसीएस के प्री पेपर में अगर हम लोग देखेंगे तो ये आपका हो जा रहा है 4710 क्वेश्चंस। ऐसे ही मैंने यूपी पीसीएस मेंस एग्जामिनेशंस के क्वेश्चंस की भी बात की है। ठीक है, और यूपी पीएससी जीआईसी की जो क्वेश्चन पेपर होता है उसके लिए भी बात की है, पीसीएस बीईओ के लिए भी बात की है, यूडीए एलडीए के लिए भी बात की है। हर एक पेपर में कितने कितने क्वेश्चंस यहाँ पर पूछे गए हैं आपके पास हैं। मैंने यूपी के लिए ही नहीं, सिर्फ उत्तराखंड, एमपी पीसीएस, छत्तीसगढ़ पीसीएस, राजस्थान पीसीएस, बिहार पीसीएस, मतलब अगर आप हमारे सारे लेक्चर्स जो भी मैं घटना चक्र के ऊपर बेस्ड बना रहा हूँ आप सभी के लिए, जो हमारा मेन टारगेट है सामान्य इतिहास, भारत का इतिहास, और इसमें जितना भी ये आपका स्टेट एग्जामिनेशन होता है उसके प्री निकलने की गारंटी मेरी है। आप सभी को बस अच्छी तरीके से केवल पढ़ाई करनी है। ठीक है, इसके बाद में झारखंड पीसीएस की प्री और मेंस की परीक्षा, लगभग 226 एग्जामिनेशंस जो हैं उनके 29,000 क्वेश्चंस जो हैं उनका डिस्कशन हम अपने इस पूरे प्रोसेस में करेंगे, जिसमें भारतीय इतिहास है, भारतीय भूगोल है, भारतीय राज्य व्यवस्था एवं शासन जिसे आप पॉलिटी कहते हैं, उसके बाद में आर्थिक एवं सामाजिक विकास, पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी, सामान्य विज्ञान एवं राज्य आधारित प्रश्न, ये सारे क्वेश्चंस हैं और इन सभी क्वेश्चंस का डिस्कशन हम और आप मिलके करेंगे। इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जब भी हम क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे यहाँ पर, तो आप सभी का रिवीजन प्रॉपर होना चाहिए, क्योंकि याद रखिए कि बिना रिवीजन के कुछ नहीं होने वाला है। आप कोई भी चीज़ तभी कर सकते हैं जब आपका रिवीजन बेहतर होगा। ठीक है, कोई डाउट यहाँ तक आप सभी को? अगर आप में से किसी को कोई डाउट होता है तो आप एक काम कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट कीजिएगा, या फिर आप सभी मेरा नंबर नोट कर लीजिए, मैंने कल भी दिया था 7053396092।
ठीक है, अब हम चलते हैं। पहला टॉपिक हमारा है भारतीय इतिहास, जिसके लिए बेसिकली आज हमारा टारगेट है, और इसमें हम चैप्टर 1 से चलते हैं। ठीक है, ये है हमारा चैप्टर 1। अब इसमें क्या है, मैं आप सभी के लिए जो नोट्स है उसको भी थोड़ा सा रिवाइज करूंगा, और फिर इसके बाद में क्वेश्चन आंसर का प्रॉपरली डिस्कशन करूंगा। जिन जिन चीज़ों को मैं अंडरलाइन करता जाऊंगा, आपको अच्छी तरीके से उन्हें याद करना है। पहला टॉपिक है हमारा, आप सभी ने देखा, टॉपिक का नाम है प्राचीन भारत का इतिहास, जिसमें फर्स्ट नंबर पे हमने लिया, इसे इंग्लिश में आप सभी कहेंगे एंशिएंट हिस्ट्री। नोट्स इसमें क्या लिखा हुआ है आप सभी ध्यान देंगे बिल्कुल। पाषाण काल, पाषाण काल कहते किसे हैं? आप सभी जानते हैं कि पाषाण का मतलब क्या होता है। पाषाण का मतलब तो पत्थर होता है, तो ऐसा काल जो पत्थर वाला काल नहीं, ऐसा काल जिसमें पत्थरों का बहुतायत में प्रयोग होता था। ठीक है क्या पाषाण काल? जरा शुरुआत करते हैं। जिस काल का कोई लिखित साक्ष्य नहीं है, जिस काल का कोई लिखित साक्ष्य नहीं है, उसे हम प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। ठीक है, उसे हम प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। आद्य ऐतिहासिक काल में लिपि के साक्ष्य तो हैं, किंतु लिपि के साक्ष्य तो हैं, किंतु आद्य ऐतिहासिक काल में लिपि के साक्ष्य तो हैं, किंतु अपठ्य या दुर्बोध होने के कारण, किंतु अपठ्य या दुर्बोध होने के कारण कोई निष्कर्ष नहीं निकलता है। ठीक है, कोई काम की बात नहीं, इसमें पेपर में से कुछ नहीं आता है। जब से लिखित विवरण मिलते हैं, जब से, यहां से जब से लिखित विवरण मिलते हैं, वह ऐतिहासिक काल है, वह ऐतिहासिक काल है। प्रागैतिहासिक के अंतर्गत पाषाण कालीन सभ्यता तथा आद्य इतिहास के अंतर्गत सिंधु घाटी सभ्यता एवं ताम्र सभ्यता आती है। याद रखिएगा, ये पेपर में पूछा जा सकता है कि प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत कौन सी सभ्यता आती है, तो आप जवाब देंगे प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत पाषाण कालीन सभ्यता, और आद्य इतिहास के अंतर्गत सिंधु घाटी की सभ्यता एवं ताम्र सभ्यता आती है। जबकि छठी शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास से ऐतिहासिक काल का आरंभ होता है। अब सर्वप्रथम 1863 ईस्वी में भारत में पाषाण कालीन सभ्यता का अनुसंधान प्रारंभ हुआ। समझ रहे हैं, मतलब 1863 में, सर्वप्रथम 1863 में ये भारत की पाषाण कालीन सभ्यता का अनुसंधान का मतलब रिसर्च इस पे स्टार्ट हुई। पाषाण निर्मित उपकरणों की अधिकता के कारण संपूर्ण पाषाण युगीन संस्कृति को 3 मुख्य चरणों में बांटा गया है। देखो, मैंने बताया था कि पाषाण युगीन सभ्यता क्या है कि पाषाण निर्मित जो पत्थर से बने हुए उपकरण की अधिक यूज के कारण इस सभ्यता का नाम पाषाण कालीन सभ्यता रखा गया। इसको मुख्य रूप से 3 स्टेप्स में या 3 पार्ट्स में या 3 चरणों में डिवाइड किया गया। पहला है पूरा पाषाण काल, दूसरा है मध्य पाषाण काल, और तीसरा है नवपाषाण काल। पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल, मतलब जो सबसे शुरुआती वाला एरिया था, सबसे पहले वाला, वो पूरा हो गया। जो सबसे लास्ट वाला था वो नवपाषाण काल हो गया, तो उन दोनों के बीच में जो था वो मध्य पाषाण काल कहलाएगा। ठीक है,
अब इसके बाद उपकरणों की भिन्नता के आधार पर पूरा पाषाण काल को भी 3 कालों में डिवाइड किया गया। अब ये जो डिफरेंट डिफरेंट औजार बनाए गए है ना, चीजें बनाई गई, इनके आधार पे पूरा पाषाण उपकरणों की भिन्नता, समझ रहे हैं ना, जो यूज होने वाले उपकरण थे उनके आधार पे पूरा पाषाण काल को भी 3 कालों में विभाजित किया गया। नंबर 1 पूर्व पाषाण का पूर्व पुरा पाषाण काल, ठीक है। नंबर 2 मध्य पुरा पाषाण काल और नंबर 3 उच्च पुरा पाषाण काल। समझ गए? नंबर 1 पूर्व पुरा पाषाण काल, नंबर 2 पुरा पाषाण काल को 3 पार्ट में बांटा। नंबर 1 पूर्व पुरा पाषाण काल, नंबर 2 मध्य पुरा पाषाण काल, नंबर 3 उच्च पुरा पाषाण काल। ये आपको बांटे गए हैं। क्या क्या था? जो पूर्व पुरा पाषाण काल मतलब पूरा पाषाण काल में जो सबसे पहला वाला शुरुआती हिस्सा था, उसमें क्या हुआ, क्रोड उपकरण, क्रोड उपकरण जो थे वो बनाए गए, जैसे हस्त कुठार, खंडक एवं विदारणी आते हैं। याद रखना, हस्त कुठार, खंडक एवं विदारणी आते हैं। मध्य पाषाण काल में फलक वाले उपकरण हुए, फलक जिनमें फलके टाइप में होते हैं। और उच्च पुरा पाषाण काल में तक्षिणी एवं खुरचनी उपकरण बनाए गए, तक्षिणी एवं खुरचनी उपकरण। क्रोड का मतलब कह सकते हो कि जिसमें उभरा हुआ एक कोना सा भाग होता है ना, जैसे हस्त कुंठार का मतलब जिसमें नुकीला थोड़ा सा भाग निकला होता है, तो उनको क्रोड उपकरण कहेंगे। फलक वाले का मतलब जैसे आप लोग लोहे की चीज़ों में फरसा वगैरह यूज करते थे, वैसे ही फलक वाले उपकरण हो गए। तो ये पत्थर से जो बने हुए थे वो मध्यपुरा पाषाण काल में आ गए। और जो तक्षिणी और खुरचनी उपकरण थे जो ज़्यादा मॉडिफाइड थे, वो उच्च पुरा पाषाण काल में आ गए। अब इसमें कुछ और बातें हैं। सर्वप्रथम पंजाब की सोहन नदी घाटी से 4 चॉपिंग पेबुल संस्कृति के उपकरण प्राप्त हुए। कहाँ याद रखना है? पंजाब की सोहन नदी घाटी पाकिस्तान से 4 चॉपिंग पेबुल संस्कृति के उपकरण प्राप्त हुए। और मद्रास के समीप बदमदुरई एवं अत्तिरमपक्कम से हैंड एक्स संस्कृति के उपकरण प्राप्त हुए। इस संस्कृति के अन्य उपकरण जो थे, क्लीवर, स्क्रैपर वगैरह थे। कोई बड़ी बात नहीं, ये पेपर में नहीं आता है। भारतीय भूगर्भ सर्वेक्षण के वैज्ञानिक रॉबर्ट ब्रसफुट एवं ब्रिटिश भूगर्भ वैज्ञानिक एवं पुरातत्वविद थे। ठीक है, कौन था यहाँ पर? याद रखना है कि रॉबर्ट ब्रूस फुट ब्रिटिश भूगर्भ वैज्ञानिक थे ये। 1863 ईस्वी में रॉबर्ट ब्रूस फुट ने मद्रास के पास पल्लवरम नामक स्थान से पहला हैंडेक्स प्राप्त किया। उनके मित्र विलियम किंग ने अत्तिरमपक्कम से पूर्व पाषाण काल की खोज की थी। इनके मित्र का नाम क्या था? विलियम किंग ने अत्तिरमपक्कम से पूर्व पाषाण काल के उपकरण खोज की। कोई बड़ी खास बात नहीं है, इसमें ध्यान रखना है बस थोड़ा सा। वर्ष 1935 ईस्वी में डी टेरा के नेतृत्व में एक कैम्ब्रिज अभियान दल ने सोहन घाटी में सबसे महत्वपूर्ण अनुसंधान किए। बेलन घाटी में इलाहाबाद विश्वविद्यालय के जी.आर. शर्मा के निर्देशन में, ये याद रखना जरूरी है, पेपर में आया है। बेलन घाटी में इलाहाबाद विश्वविद्यालय के जी.आर. शर्मा के निर्देशन में अनुसंधान किया गया। पुरा पाषाण काल से संबंधित यहाँ 44 पुरा स्थल प्राप्त हुए। उपकरणों के अतिरिक्त बेलन के लोहंदा नाला क्षेत्र के इस काल की अस्थि निर्मित मातृ देवी की प्रतिमा भी प्राप्त हुई, जो संप्रति कौशाम्बी संग्रहालय में पटना में सुरक्षित है। फलकों की अधिकता के कारण मध्यपुरा पाषाण काल को फलक संस्कृति भी कहा जाता है। ठीक है, इन उपकरणों का निर्माण क्वार्टजाइट पत्थरों से किया गया। पूरा पाषाण कालीन मानव का जीवन पूर्णतया प्राकृतिक था। वे प्रधानतः शिकार पर निर्भर करते थे। ये ध्यान रखना है, जो पूरा पाषाण कालीन लोग थे ये शिकार पर निर्भर करते थे और इनका जो जीवन था वो पूर्णतया प्राकृतिक था। क्या क्या आपने देखा
कि जीवन इनका प्राकृतिक है और इनका जो स्रोत है वो है शिकार। उनका भोजन मांस जो शिकार से मिलता था और कंदमूल फल जो हैं ये प्रकृति से जो मिलते थे वही इनका भोजन हुआ करता था। एक्चुअली इन लोगों को आग का प्रयोग नहीं पता था। जब आग का प्रयोग ना पता होने के कारण ये लोग क्या करते थे कि भून के तो मांस खाएंगे नहीं, फिर क्या करते थे, कच्चा मांस खाते थे। इस युग का मानव शिकारी एवं खाद्य संग्राहक था। इस काल के मानव को पशुपालन एवं कृषि का ज्ञान नहीं था। इस काल के मानव को पशुपालन एवं कृषि का ज्ञान नहीं था। इस काल के मानव को पशुपालन एवं कृषि का ज्ञान नहीं था। तो अब यहाँ पर क्या क्या इनको पता नहीं था, इसके लिए भी एक नोट्स बगल बगल में बनाते चलो। पहले में इनको अग्नि मतलब आग के विषय में नहीं पता है। दूसरे नंबर पे इनको पशुपालन नहीं पता है। तीसरे नंबर पे इनको कृषि नहीं पता है। तो साहब इनको पता क्या है, सिर्फ प्राकृतिक चीजें और इनको शिकार के विषय में पता है। पूरा पाषाण काल की बात हो गई, तो अब हम आते हैं भारत में मध्य पाषाण काल के विषय में। इसकी जो जानकारी है वो 1867 से 68 ईस्वी में हुई, जब ऑर्की जस्ट वन सेकेंड जब ऑर्कीबाल्ड कार्लाइड ने विंध्य क्षेत्र से शैल चित्र खोज निकाले थे। क्या हुआ, इनकी खोज कब हुई, 1867 से 68 ईस्वी में, जब इन्होंने रॉक पेंटिंग्स खोज निकाले थे तब। मध्य पाषाण काल के विशिष्ट औजार जो थे वो सूक्ष्म पाषाण या पत्थर के बहुत छोटे छोटे औजार थे। एक्चुअली पहले बड़े बड़े थे, बाद में तराशने वराशने के बाद में क्या हुए कि सूक्ष्म हो गए या छोटे हो गए। ठीक है, तो मध्य पाषाण काल में जो संस्कृति थी वो थोड़ी सी मॉडिफाइड हो गई हमारे पास में। ठीक है, भारत में मानव अस्थि पंजर सर्वप्रथम मध्य पाषाण काल से ही प्राप्त होने लगता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमेशा पेपर में पूछा जाता है कि भारत में जो मानव अस्थि पंजर है वो सर्वप्रथम कब मिला था। तो आप बताएंगे सर्वप्रथम मध्य पाषाण काल से मिला था। गुजरात स्थित लंघनाज सबसे महत्वपूर्ण पुरास्थल है। सबसे महत्वपूर्ण पुरास्थल यहाँ पर कौन है, गुजरात स्थित लंघनाज। यहाँ से लघु पाषाणोपकरणों के अतिरिक्त पशुओं की हड्डियां, कब्रिस्तान एवं कुछ मिट्टी के बर्तन भी प्राप्त हुए। मन का वन का जिसे हम लोग कहते हैं ना, ये यहीं से लगभग मिलते थे और यहाँ से लगभग 14 मानव कंकाल भी मिले हैं। ये कहाँ की बात हो रही है, ये गुजरात स्थित जो लंघनाज है हम उसकी बात कर रहे हैं। ये पूरी बात उसकी दी गई है कि यहाँ पर लगभग 14 मानव कंकाल मिले हैं। ठीक है, 14 मानव कंकाल के अलावा कुछ मिट्टी के बर्तन, कब्रिस्तान मिले हैं और पशुओं की हड्डियां मिली हैं और कुछ लघु पाषाण के उपकरण भी प्राप्त हुए हैं। मध्य पाषाण कालीन, अब एक तो क्षेत्र हो गया, दूसरा है मध्य पाषाण कालीन महदहा, जिसे हम लोग उत्तर प्रदेश का करंट में प्रतापगढ़ के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर कुछ उपकरण ऐसे मिले थे जो कि हड्डी या फिर सींग से बनाए गए थे, जो कि जानवरों की सींग या जानवरों की हड्डियों से मिलकर बनाए गए थे। कहाँ मिले थे कि मध्य पाषाण कालीन संस्कृति में महदहा, जो कि प्रतापगढ़ के निकट है, वहां से बनाए गए उपकरण प्राप्त हुए। जी.आर. शर्मा ने महदहा के 3 क्षेत्रों का उल्लेख किया है। जी.आर. शर्मा साहब ने महदहा के 3 क्षेत्रों का उल्लेख किया है। पहला झील क्षेत्र, दूसरा बूचड़खाना संकुल क्षेत्र और तीसरा कब्रिस्तान निवास क्षेत्र। जी.आर. शर्मा के हिसाब से जो महदहा प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश का रीजन है अभी करंट में, वो जो महदहा के नाम से था, इसमें
तीन क्षेत्र बेसिकली हुए हैं, या तो झील क्षेत्र था, या बूचड़खाना संकुल क्षेत्र था, या फिर कब्रिस्तान निवास क्षेत्र में बटा हुआ था। बूचड़खाना संकुल क्षेत्र से ही हड्डियां एवं सींग निर्मित उपकरण एवं आभूषण बड़े पैमाने पर पाए गए हैं। मतलब मध्य पाषाण कालीन सभ्यता में महदहा से बूचड़खाना संकुल क्षेत्र से ही हड्डी के एवं सींग के निर्मित उपकरण एवं आभूषण बड़े पैमाने पर पाए गए। डॉक्टर जयनारायण पांडे द्वारा लिखित पुस्तक विमर्श में महदहा, सराय नाहर राय एवं दमदमा तीनों स्थलों से हड्डी के उपकरण एवं आभूषण पाए जाने का उल्लेख है। बुक किसकी है? बुक यहाँ पर ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आप सभी बिल्कुल ध्यान रखिएगा। बुक का नाम क्या है, मैं इसको हाईलाइट कर दे रहा हूँ। डॉक्टर जय नारायण पांडे द्वारा लिखित बुक का नाम है पुस्तक विमर्श में कौन कौन महदहा, सराय नाहर एवं दमदमा तीनों ही स्थलों से हड्डी के उपकरण एवं आभूषण पाए जाने का उल्लेख है। ठीक है, ये कहाँ की बात हम लोग कह रहे हैं? ये जो हमारे पांडे साहब हैं, जय नारायण पांडे साहब, उनकी पुस्तक विमर्श जो है उसमें से हम बात कर रहे हैं, पुरातत्व विमर्श से। ठीक है, अब दमदमा में भी फिर खुदाई की गई। उत्खनन के फलस्वरूप पश्चिमी एवं मध्यवर्ती क्षेत्रों से कुल मिलाकर, अब इसमें क्या हुआ, दमदमा में किए गए उत्खनन के फलस्वरूप पश्चिमी एवं मध्यवर्ती क्षेत्रों से कुल मिलाकर 41 मानव समाधान ज्ञात हुए। मानव समाधान का मतलब जिसे हम लोग कब्रें कहते हैं, जहां पर पहले के टाइम पे शव रखे जाते थे, उनको शवाधान कहते हैं। ठीक है, दमदमा में उत्खनन के फलस्वरूप पश्चिमी एवं मध्यवर्ती क्षेत्रों में 41 मानव शवाधान प्राप्त हुए हैं। इन शवाधानों में 5 शवाधान युग्म शवाधान थे और एक शवाधान में 3 मानव कंकाल एक साथ दफनाए हुए मिले हैं। शेष शवाधानों में से एक एक कंकाल मिले हैं। इस प्रकार कुल 48 मानव कंकाल प्राप्त हुए हैं। ये कहाँ से सारी चीज़ें मिली हैं? ये मिली हैं दमदमा से। ध्यान रखिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। फिर हम लोग बात कर चुके हैं, महदहा की बात कर चुके हैं, महदहा के बाद में दमदमा की बात कर चुके हैं, और अब इसके बाद हम चलते हैं सराय नाहर राय में। ये जो हमारा तीसरा स्थल था, क्या था ये था हमारा सराय नाहर राय में। यहाँ पर एक ऐसी समाधि मिली है, इस समाधि में 4 मानव कंकाल एक साथ दफनाए गए हैं। पहली बार ऐसा था कि 3 मानव कंकाल तक तो इससे पहले हमें दमदमा में मिल चुके थे। ठीक है, लेकिन यहाँ से 4 मानव कंकाल एक साथ मिले हैं। एक ही समाधि ऐसी थी, और यहाँ की कब्रें समाधियां आवास क्षेत्र के अंदर स्थित हैं। यहाँ की जो कब्रें हैं, जहां पर लोग रहते थे, वहीं पर कब्रें बनवा रखे थे। कब्रें कैसी थी? छिछली और अंडाकार थी। इनका शेप जो था ओवल शेप था। छिछली का मतलब बहुत ज्यादा गहरी नहीं थी, वो ऊपर ऊपर ही जब कब्रों में दफना दिया गया लोगों को। ठीक है, उस टाइम की जो सिचुएशन थी उसके अकॉर्डिंग ये जो चीजें सर्च के बाद हमें प्राप्त हुई। इन सब चीज़ों से क्या होता है कि हमें वहाँ की सभ्यता के विषय में पता चलता है कि लोगों का एक्चुअली सोचना क्या था। ठीक है, विंध्य क्षेत्र, इसके बाद जो हमारा विंध्य क्षेत्र है, विंध्य क्षेत्र के लेखहिया के शिलाश्रय, कहाँ पर? विंध्य क्षेत्र के लेखहिया के शिलाश्रय स्थान संख्या 1 से मध्य पाषाणिक लघु पाषाण उपकरणों के अतिरिक्त 17 मानव कंकाल प्राप्त हुए थे। ये विंध्य क्षेत्र जो हमारा है, वहां से क्या हुआ कि करंट में जनरली हम लोग ये विंध्याचल वगैरह जाते हैं, तो वहां से क्या हुआ कि शिलाश्रय संख्या 1 से वहां उपकरण तो प्राप्त हुए ही, साथ में 17 मानव कंकाल भी प्राप्त हुए, जिनमें से कुछ सुरक्षित हालत में हैं तथा अधिकांश क्षत विक्षत अवस्था में हैं। अमेरिका के ओरेगॉन विश्वविद्यालय के जॉन आर लुकास के अनुसार लेखैया में
कुल 27 मानव कंकालों की अस्थियां मिली हैं। ठीक है, ये जो लिखइया हमारा स्थल था, ये अमेरिका के ओरेगन विश्वविद्यालय के जॉन आर लुकास के अनुसार में टोटल 27 मानव कंकाल जो थे उनकी अस्थियां हमें यहाँ पर हड्डियां मिली हैं। पशुपालन का प्रारंभ जो हमारा हुआ था वो मध्य पाषाण काल में हुआ था। पशुपालन के साक्ष्य भारत में आदमगढ़ जो कि करंट में होशंगाबाद मध्य प्रदेश तथा दूसरे नंबर पे बागोर जो कि भीलवाड़ा राजस्थान में पड़ता है, वहां से प्राप्त हुए। जो सबसे पहला पशुपालन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग याद रखिएगा क्योंकि पेपर में बहुत ज़्यादा आता है। किसकी बात हम कर रहे हैं? पशुपालन जो सबसे पहले कहाँ था? होशंगाबाद मध्य प्रदेश के आदमगढ़ में और भीलवाड़ा राजस्थान के बागौर नामक जगह से प्राप्त हुए। मध्य पाषाण काल के मानव शिकार करके, मानव जो थे मध्य पाषाण काल में वो शिकार करके मछली पकड़कर और खाद्य वस्तुओं का संग्रह करके पेट भरते थे। इस कृषि वगैरह नहीं करते थे, लेकिन ये क्या करते थे कि जो खाने लायक वस्तु होती थी उनको कलेक्शन कर लेते थे और साथ में मछलियों को पकड़ लेते थे, उनको खाते थे। ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम आई डोंट थिंक सो कि होनी चाहिए अभी तक। फिर आगे चलते हैं हम लोग। यहीं पर एक इंपॉर्टेंट है कि मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित भीमबेटका प्रागैतिहासिक काल चित्रकला का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। कहाँ है? एमपी। देखो मध्य जो है वहाँ लिखा हुआ था, एमपी की हम लोग बात कर रहे हैं। एमपी के रायसेन जिले में भीमबेटका, ठीक है, एमपी के रायसेन जिले में, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा। रायसेन जिले में भीमबेटका प्रागैतिहासिक शैल चित्रकला का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। भारत में सर्वाधिक 700 से अधिक शिलाश्रय प्राप्त हुए, जिसमें से 243 को क्रमांक दिया गया है, मतलब नंबर दिया गया है। इसमें से 133 शिलाश्रयों में चित्रकारी भी प्राप्त हुई है। यूनेस्को ने भीमबेटका, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा पेपर में बहुत आता है, यूनेस्को ने भीमबेटका शैल चित्रों को विश्व विरासत सूची में शामिल किया हुआ है। लेक्चर नंबर 1 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, चाहे यूपीएससी का एग्जामिनेशन उठा लीजिए या फिर स्टेट लेवल का एग्जामिनेशन और कभी कभी एसएससी के भी एग्जामिनेशन में, कि यूनेस्को ने भीमबेटका शैल चित्रों को विश्व विरासत सूची में शामिल किया। क्वेश्चन ये होता है कि विश्व विरासत सूची में शामिल होने वाले कहाँ के शैल चित्रों को यूनेस्को ने शामिल किया है? तो यूनेस्को ने भीमबेटका जो कि मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है उसको विश्व विरासत सूची में शामिल किया है। अब बात करते हैं, हमारा यहाँ तक मध्य पूर्व पाषाण काल समाप्त हो चुका है। मध्य पाषाण काल समाप्त हो चुका है। पूर्व पाषाण काल में आपने देखा कि उसके भी 3 पार्ट थे, कि पूरा पूर्व पाषाण काल, मध्य पूर्व पाषाण काल और नव पूर्व पाषाण काल, और उसके बाद फिर मध्य पाषाण काल आया। अब उसके बाद नव पाषाण काल की तरफ हम लोग जा रहे हैं, कि जब पाषाण काल का सबसे करंट वाला एरिया जो कि हमें पता चलता है कि उसमें सारी चीजें क्या कैसे थी, अब हम उनको देखते हैं। नव पाषाण काल की जो सबसे ज्यादा बड़ी उपलब्धि थी ना हमारी, वो ये उपलब्धि थी। हमने क्या उपलब्धि हासिल की थी नव पाषाण काल में? नव पाषाण काल में हमारी उपलब्धि थी कि हमने खाद्यान्नों का उत्पादन करना शुरू कर दिया था। इसी काल में गेहूं की कृषि प्रारंभ हुई थी। गेहूं, क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि गेहूं की कृषि किस काल में प्रारंभ हुई? तो आपका जवाब होगा कि गेहूं की कृषि नव पाषाण काल में प्रारंभ हुई। नवीनतम खोजों के आधार पर भारतीय उपमहाद्वीप में प्राचीनतम कृषि साक्ष्य वाला स्थल, ध्यान रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट, उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर में, नगर जिले में स्थित लहुरा देव है। याद रखिएगा कि प्राचीनतम कृषि साक्ष्य वाला स्थल
भारतीय उपमहाद्वीप में प्राचीनतम कृषि साक्ष्य वाला स्थल उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जिले में स्थित लहुरा देव है। और ये बात जो है आपकी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्या आपने देखा कि प्राचीनतम कृषि साक्ष्य वाला स्थल उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जिले में स्थित लहुरा देव है। यहां से 9000 से 7000 ईसा पूर्व, यहां से 9000 से 7000 ईसा पूर्व मध्य के 9000 से लेके 7000 ईसा पूर्व के बीच में चावल के साक्ष्य भी मिलते हैं। मतलब नवपाषाण काल में गेहूं की खेती सबसे पहले मिली और इसके साक्ष्य कहाँ मिले थे? उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जिले में स्थित लहुरा देव नामक जगह से मिले थे। और 9000 से 7000 ईसा पूर्व के बीच में चावल के भी साक्ष्य प्राप्त हुए। उल्लेखनीय है कि इस नवीनतम खोज के पूर्व भारतीय उपमहाद्वीप का प्राचीनतम कृषि साक्ष्य वाला स्थल मेहरगढ़ पाकिस्तान के बलूचिस्तान में स्थित, समझ रहे हैं आप? इस नवीनतम खोज के पूर्व भारतीय उपमहाद्वीप का प्राचीनतम कृषि साक्ष्य वाला जो स्थल था वो मेहरगढ़ पाकिस्तान के बलूचिस्तान में जो कि स्थित है। यहां से 7000 ईसा पूर्व के गेहूं के साक्ष्य मिले हैं। जबकि प्राचीनतम चावल के साक्ष्य वाला स्थल कोलडीहवा इलाहाबाद जिले में जबकि प्राचीनतम चावल के साक्ष्य वाला स्थल जो है वो कोलडीहवा इलाहाबाद जिले में नदी के तट पे स्थित 6500 ईसा पूर्व में चावल की भूसी के कुछ साक्ष्य मिले हैं, उसको माना जा रहा है। ठीक है, स्थल का नाम क्या है? कोलडीहवा को माना जा रहा है। चीन के यांगची नदी घाटी क्षेत्र में लगभग 7000 ईसा पूर्व चावल उगाया गया। मक्का लगभग 6000 ईसा पूर्व में, बाजरा 5500 ईसा पूर्व में। आप सिर्फ और सिर्फ एक लाइन में देख लीजिए इसको, नॉट मोस्ट इंपॉर्टेंट। जो यांगजी नदी घाटी के लगभग 7000 ईसा पूर्व में चावल, मक्का 7000 ईसा पूर्व में, बाजरा 5500 ईसा पूर्व में, सोरगम 5000 ईसा पूर्व पूर्वी अफ्रीका में, राई 5000 ईसा पूर्व दक्षिण पूर्व एशिया में, जई जो है 2300 ईसा पूर्व यूरोप में सर्वप्रथम उगाया गया था। पेपर में इतना ज्यादा ये नहीं पूछा जाता है। इसके बाद आ गए मेहरगढ़ से पाषाण संस्कृति से लेकर के हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए। अब थोड़ा सा इंटरेस्टिंग फैक्ट देखते हैं कि मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल ये बुर्ज होम जम्मू कश्मीर से प्राप्त हुआ। क्वेश्चन आता है कि कौन सी ऐसी जगह है जहां पर मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल प्राप्त हुआ? तो वो है बुर्ज होम जम्मू कश्मीर से प्राप्त हुआ। गर्त आवास के साक्ष्य भी यहीं से प्राप्त हुए हैं। इस गर्त आवास का मतलब जस्ट लाइक हम लोग ये सुरंग में नहीं रहते हैं, सुरंग वाले रहने वाला, जो जमीन के अंदर हम अपना घर बना के रहे, वो गर्त आवास वाला क्षेत्र है। इस पुरास्थल की खोज वर्ष 1935 ईस्वी में टेरा एवं पीटरसन ने की थी। गुफकराल कश्मीर में स्थित नवपाषाणिक स्थल है। गुफकराल का अर्थ होता है कुलाल अर्थात कुम्हार की गुहा। यहाँ के लोग कृषि एवं पशुपालन का कार्य करते थे। चिरांद बिहार के सारण जिले में स्थित है। यहाँ से नवपाषाणिक अवशेष प्राप्त हुए हैं। यहाँ से हड्डी के अनेक उपकरण प्राप्त हुए हैं। यहाँ से प्राप्त उपकरण हिरण की सींगों से निर्मित हैं। नवपाषाण युगीन दक्षिण भारत में मृतक को दफनाने के स्थल के रूप में बृहत पाषाण स्मारकों की भी पहचान हुई। जो बृहत पाषाण स्मारक हैं वो कहाँ से मिले थे? वो नवपाषाण युगीन दक्षिण भारत से मिले थे। नवपाषाण कालीन पुरा स्थल के राख के टीले जो मिले थे ये आपके कर्नाटक के मैसूर के पास वेल्लारी जनपद में स्थित
संगन कल्लू नामक स्थान से प्राप्त हुए थे। ठीक है, इसके बाद आग का उपयोग सर्वप्रथम नवपाषाण काल की ये महत्वपूर्ण उपलब्धि थी, क्योंकि इसी में नवपाषाण काल में लोगों ने कृषि करना भी सीखा, नवपाषाण कालीन लोगों ने आग का उपयोग करना भी सीखा। एंड दिस इज ऑल्सो मोस्ट इम्पॉर्टेंट, पेपर में ऑलवेज आता है। अब धातुओं की जब बात होती है तो उन धातुओं में सबसे पहले तांबे का प्रयोग हुआ। धातुओं में सबसे पहले तांबे का प्रयोग हुआ। इस चरण में पत्थर एवं तांबे के उपकरणों का साथ साथ प्रयोग जारी रहा। ये पूरा जो नवपाषाण कालीन टाइम पीरियड था, इसमें पत्थर का तो पहले से उपकरण थे, थोड़े बहुत तांबे के उपकरण भी आ गए थे। इसी कारण से नवपाषाणिक काल को ताम्र पाषाणिक संस्कृति भी कहा जाता है, जो कि तांबे और पत्थर की मिली जुली संस्कृति, जिसे कैथकोलिथिक कल्चर भी कहा जाता है। ठीक है, ताम्र पाषाणिक का अर्थ है पत्थर एवं तांबे के प्रयोग की अवस्था। भारत में ताम्र पाषाण युग की बस्तियां दक्षिण पूर्वी राजस्थान, पश्चिमी मध्य प्रदेश, पश्चिमी महाराष्ट्र तथा दक्षिणी पूर्वी भारत में पाई गई हैं। ठीक है, याद रख रहे हैं, धातुओं में सबसे पहले तांबे का प्रयोग हुआ। नवपाषाणिक जो काल था उसमें तांबे के पत्थर की क्योंकि सबसे ज्यादा उपकरण और बाकी सारी चीजें थी ही, उसमें तांबे के भी उपकरणों को शामिल किया गया और साथ साथ में इनका प्रयोग जारी रहा। इसलिए इस काल को ताम्र पाषाणिक संस्कृति या कैथोलिथिक कल्चर भी कहा जाता है। इसी कारण ताम्र पाषाणिक का अर्थ भी मैंने आपको बताया, इसमें किसी टाइप का कोई भी डाउट आप सभी को नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद अब आते हैं हम दक्षिण पूर्वी राजस्थान में अनेक पुरास्थलों की खुदाई हुई। दक्षिण पूर्वी राजस्थान में भी अनेक पुरास्थलों की जब खुदाई हुई तो यहाँ से अहाड़, बालाथल, बागौर, उजियाना और गिलुन, ठीक है, बनास घाटी की संस्कृति, ये जो सारे पुरास्थल थे ये बनास घाटी में थे, इसलिए इन्हें बनास घाटी की संस्कृति कहा जाता है। कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, अब इसके बाद हम चलते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट, अहाड़ जो जगह थी, अहाड़ का प्राचीन नाम ताम्रवती अथवा तांबा वाली जगह भी होता है। गिलुंद, बालाथल, उजियाना में घरों को चार दीवारी से घेरा गया था, मोस्ट इंपॉर्टेंट। और अहाड़ के पास गिलुंद में मिट्टी की इमारत बनी है, कहीं कहीं पर पक्की ईंटें भी लगी हैं। गिलुंद में तांबे के टुकड़े मिले हैं। अहाड़ संस्कृति 2100 से 1500 ईसा पूर्व की मानी जाती है। अन्य ताम्र पाषाणिक संस्कृतियों से भिन्न थी, क्योंकि यहाँ दूसरे केंद्रों में लाल व काले लेप के मृदभांड बनाए गए हैं। कहाँ पर? ये अहाड़ की संस्कृति है, यहाँ पर लाल व काले लेप के मृदभांड भी बनाए गए हैं। वहीं यहाँ पर इस लेप के ऊपर सफेद रंग से चित्रकारी की गई कृष्ण लोहित मृदभांड परंपरा विशिष्ट रही है यहाँ पर। ठीक है, इसके बाद में कोई बड़ी बात नहीं है, आप इसको वीडियो को पॉज करके आप देख लीजिएगा। ठीक है, कायथा संस्कृति है जो कि हड़प्पा संस्कृति की कनिष्ठ समकालीन है। हड़प्पा सभ्यता की कनिष्ठ समकालीन है। कौन सी? कायथा संस्कृति। इसके मृद भांडों में कुछ प्राक हड़प्पीय लक्षण दिखाई देते हैं, साथ ही इन पर हड़प्पाई प्रभाव भी दिखाई पड़ते हैं। इस संस्कृति की लगभग 40 बस्तियां मालवा क्षेत्र से प्राप्त हुई। ये अत्यंत छोटी छोटी हैं, तभी इसको कनिष्ठ समकालीन कहा गया है। मालवा संस्कृति अपने मृद भांडों के लिए संस्कृति अपने मृद भांडों की उत्कृष्टता के लिए मध्य प्रदेश में कायथा एरण की तथा पश्चिमी महाराष्ट्र में इनाम गांव की बस्तियां किलाबंद हैं। पश्चिमी महाराष्ट्र के प्रमुख स्थल हैं अहमदनगर जिले में जोरवे, नेवासा और दायमाबाद, पुणे जिले में चंदोली, सोनगांव, इनाम गांव, प्रकाश एवं नासिक। ये सभी पुरास्थल जोरवे संस्कृति 1400 से 700 ईसा पूर्व के हैं। ठीक है,
इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। इसके बाद महाराष्ट्र की बात करते हैं। महाराष्ट्र की ताम्र पाषाण कालीन संस्कृति के नेवासा, दैमाबाद, चंदोली, इनाम गांव पुरास्थलों में मृतकों को अस्थि कलश में रखकर उत्तर से दक्षिण दिशा में घरों के फर्श के नीचे दफनाए जाने के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। ये लाइन वेरी इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछी गई है। क्या महाराष्ट्र की ताम्र पाषाण कालीन संस्कृति के नेवासा, दैमाबाद, चंदोली, नामगांव आदि पुरास्थलों में मृतकों के जो अस्थि कलश थे वो उत्तर से दक्षिण दिशा में घरों के फर्श के नीचे दफनाए जाने के साक्ष्य मिले हैं। अब आरंभिक ताम्रपाषाण अवस्था के इनाम गांव स्थल पर चूल्हों स्थित बड़े बड़े कच्ची मिट्टी के मकान और गोलाकार गड्ढों वाले मकान भी मिले हैं। पश्चात की अवस्था 1300 से 1000 ईसा पूर्व में 5 कमरों वाला एक मकान मिला है, जिसमें 4 कमरे आयताकार हैं और 1 कमरा वृत्ताकार है। ये कहाँ की संस्कृति की हम बात कर रहे हैं? ये हम बात कर रहे हैं इनाम गांव की संस्कृति की बात हो रही है। इनाम गांव में 130 से अधिक घर और अनेक कब्रें पाई गई हैं। यह बस्ती किला बंद है और खाई से घिरी हुई है। यह बस्ती इनाम गांव में 130 से अधिक घर और अनेक कब्रें पाई गई हैं। यह बस्ती किला बंद है और खाई से घिरी हुई है। ठीक है। यहां पर शिल्पी या पंसारी लोग, ध्यान रखना है, मैंने एक वर्ड बोला यहां पर, शिल्पी या पंसारी लोग पश्चिम छोर पर रहते थे, जबकि सरदार प्रायः केंद्र स्थल में रहता था। यहां से अन्नागार भी मिलता है। ठीक है। कहाँ की हम बात कर रहे हैं? इनाम गांव की हम बात कर रहे हैं। यहां से अन्नागार भी मिला है। ठीक है। कोई डाउट तो नहीं है इसमें? यहां पर आप सब में से किसी को भी अगर यहाँ पर कोई डाउट होता है तो आप मुझे बताइएगा। ठीक है। फ्रेंड्स, ये मेरी एक कोशिश थी आप सभी के लिए कि मैं जीएस को, स्पेशली जो हमारी घटना चक्र है और जितने भी प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चंस हैं, इन सभी को मैं आप सभी के सामने और थोड़े से आसान लैंग्वेज में मैं उसका एक्सप्लेनेशन कर पाऊँ और प्रॉपर डिस्कशन कुछ इस तरीके से हो ताकि पेपर में अगर इन सब चीज़ों में से कोई भी क्वेश्चन आए तो उसको छोड़ना नहीं है। मैंने अभी जितना भी डिस्कशन आपके साथ में किया उसमें हमने पाषाणकालीन संस्कृति को उठाई, जिसमें पूर्व पाषाणकालीन संस्कृति थी, मध्य पाषाणकालीन संस्कृति थी, नव पाषाणकालीन संस्कृति थी और सभ्यता थी हमारी। उसमें पूरा पाषाण काल में लोग किस तरीके से रहते थे, उनके खाने पीने का साधन क्या था, वो किन किन चीज़ों पे डिपेंड रहते थे। इसके बाद में हम मध्य पाषाणकालीन संस्कृति में आए, नव पाषाणकालीन संस्कृति में आए। हमने देखा कि मानव ने कृषि करनी कब शुरू की, हमने देखा कि मानव ने आग का प्रयोग कब करना शुरू किया, उसने कौन कौन सी फसलें उगाई और पूरे वर्ल्ड में कहाँ कहाँ पर कितनी कितनी फसलें उगी, जिसका डिस्कशन हमने आपके साथ में अभी किया। अभी करीब 3 से 4 मिनट का और बाकी है पार्ट।
और ये डिस्कशन के बाद में लगभग 40 to 50 क्वेश्चंस मैं आप सभी के साथ डिस्कस करूंगा अपने नेक्स्ट लेक्चर में। उसके साथ साथ इम्पॉर्टेंट जो नोट्स होंगे वो भी मैं आपसे शेयर करूंगा, ताकि अगर पाषाणकालीन संस्कृति हमारी समाप्त हो जाए तो फिर उसमें किसी भी टाइप का कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए। ठीक है। साथ में मैं अभी आपको यूपीएससी और एसएससी की घटना चक्र दोनों का डिस्कशन कराऊंगा, ताकि एक बार लाइव एकेडमी 247 चैनल में वीडियोस देखने के बाद आपको बुक की नीड नहीं होनी चाहिए। ऐसा हमारा भरसक प्रयास है और हम सब मिल करके इस प्रयास को सफल बनाएंगे। अगर आप में से किसी को कोई सजेशन होता है तो आप प्लीज़ मेरे नंबर पे मुझे इंटीमेट कीजिए। अगर कुछ लगता है कि रिक्वेस्ट करनी है कि सर इस तरीके से होता ज़्यादा अच्छा होता, सर यहाँ पर चेंजमेंट ऐसे होना चाहिए, हो सकता है सर कि हमारी कन्फ्यूजन कुछ और है, या फिर हमें किसी टॉपिक को एक बार और रिपीट करना है या रिवीजन करना है, तो मैं करूँगा। ठीक है। और मैं घटना चक्र के हर एक पार्ट को बेहतरीन तरीके से आप सभी के सामने प्रेजेंट करूँगा। ये हमारी सबसे फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मेरा बस एक ही कोशिश है कि आप सभी लोग एग्जामिनेशन में सिलेक्टेड होने चाहिए। ठीक है। कोई दिक्कत होती है तो आप सब मुझे बताइए। आई होप आप सभी को अच्छे से समझ आया होगा। हम लोग इतिहास पढ़ रहे हैं और इतिहास में ये पूरा पाषाणकालीन है, तो शुरुआत में थोड़ा सा कन्फ्यूजन होगा। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, कन्फ्यूजन का मतलब थोड़ा सा हो सकता है बोरिंग भी लगे यार, क्योंकि कोई स्टोरी टाइप की तो है नहीं। बट अगर हम थोड़ा सा इंटरेस्ट जनरेट करेंगे ना, तो सवाल हमारी पूरी लाइफ का है, सवाल हमारे करियर का है, हम जिस नौकरी में सिलेक्ट होना चाह रहे हैं उसका है। तो आप में से किसी को अगर कोई कन्फ्यूजन या कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे बताइएगा। ओके। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद लेक्चर देखने के लिए। आप सभी लोग अपने फ्रेंड्स, अपने जानने वाले, या जो भी ऐसा है जिसको भी पढ़ाई के लिए किसी न किसी एक बेस्ट गाइड की हेल्प चाहिए, तो उसके लिए मैं हूँ। आप सभी लोग चैनल का लिंक और बाकी चीज़ें अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। जिसकी जितनी ज़्यादा हेल्प हो जाए उतना ही ज़रूरी है। और मैं आपसे एक प्रॉमिस करता हूँ कि कंप्लीट एजुकेशन के दौरान में अभी से लेकर के जब तक मैं वर्क करूँगा, मैं आप में से किसी से भी एक पैसा नहीं लूँगा। दिस इज़ टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर ऑल ऑफ यू। बस आप सब जब सिलेक्ट हो जाएंगे ना, दैट विल बी द बेस्ट गिफ्ट फॉर मी दैट आई विल गेट फ्रॉम यू। ओके। तो आप सभी को अगेन लेक्चर देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ओके, थैंक यू।